तो थंडरबोल्ट में सेंट्री के इंट्रोडक्शन के साथ ही अब वापस से मार्वल में इस बात पे डिबेट होने लगी है कि एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कौन है, थॉर या फिर सेंट्री। और हालांकि मार्वल ने कभी इस बात को ऑफिशियली आंसर नहीं किया है कि मूवीज में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन जरूर ऐसे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इन दोनों का एक क्लैश मल्टीपल टाइम्स हो रखा है, यानी कि थॉर की द सीज की स्टोरी लाइन। बेसिकली स्टोरी में होता क्या है कि एसगर्ड पृथ्वी पर आ जाता है। मतलब सीधी भाषा में तुम ऐसा समझो कि अर्थ पर ही एसगर्ड नाम का एक देश बसा दिया जाता है जिसमें एसगर्ड के लोग, देवता और उनकी आर्मी रहने लगती है, क्योंकि इस स्टोरी का कुछ समय पहले ही एसगर्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। पर फिर कुछ ऐसा होता है कि अर्थ के जितने भी एंटी हीरोज थे जो कि उस टाइम पर डार्क एवेंजर्स कहलाए जाते थे, वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंडर में एसगार्ड पे अटैक कर देते हैं। एंड आज की वीडियो में तुम्हें इसी स्टोरी को पूरा अच्छे से समझाने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के देखने के बाद ट्रस्ट में यार तुम्हें मजा ही आ जाएगा। इसीलिए चलो अब ज्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले तुम जरा वीडियो को लाइक कर देना। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोग बहुत ज्यादा ही कंजूस बन रहे हो। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है अपने एक थॉर के फ्रेंड से, जिसका नाम फिलहाल मुझे याद नहीं, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे वॉल्क्सवैगन। मानता हूँ थोड़ा अजीब गरीब नाम है पर चला लेंगे काम। तो अपना वॉल्क्सवैगन एक दिन होता है कि एसगार्ड के बाहर आता है पृथ्वी पर घूमने के लिए एंड देखने के लिए कि अपने मॉर्टल्स जो है यानी कि ह्यूमंस वो रहते कैसे हैं। और भैया जी घूम ही रहते तभी उनकी नजर पड़ती है कि ऐसे वैन से जिसमें चोर थे एंड कुछ तो चुरा के भाग रहे थे, जिसकी वजह से उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। इसलिए वॉल्क्सवैगन उनको रोकता है, पर उसके ऐसे करते ही चार एंटी हीरोज उसके सामने आ जाते हैं जो कि उस पर अटैक करते हैं। और ये अटैक की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो वहां से उड़ के सीधे स्टेडियम में गिर जाता है। इसके बाद वो एंटी हीरोज उसका पीछा करते हुए स्टेडियम में भी आते हैं और फिर से कंबाइंड अटैक करते हैं। पर इस बार वॉल्क्सवैगन अपने आप को तो डिफेंड कर लेता है, पर उस टाइम पर उस स्टेडियम में कई हजारों लोग प्रेजेंट थे और उन चार एंटी हीरोज की निकली हुई एनर्जी बीम से वो सभी के सभी मर जाते हैं। पर फिर हम सबको पता चलता है कि सारे कांड के पीछे लोकी था, जो कि हमेशा की तरह एसगार्ड की बर्बादी देखना चाहता था और इसीलिए उसने वॉल्क्सवैगन के हाथों इतने सारे लोग मारे गए ये सब दिखाया। और इस पूरे कांड में उसका साथ दे रहा था नॉर्मन ऑसबॉर्न, जिसको सिर्फ एक बहाना चाहिए था एसगार्ड को कॉन्करर करने के लिए। इसके बाद सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है उस जगह जहाँ पे ऑसबॉर्न दुनिया भर के एंटी हीरोज और सुपर विलन्स को लेके एसगार्ड के सामने पहुंच जाता है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि उसकी टीम में सेंट्री भी था एंड और भी छोटे बड़े एंटी हीरोज थे, जैसे कि वुल्वरीन, गॉड ऑफ वॉर एरिस, जो कि ज़्यूस का बेटा और कॉमिक्स में अच्छे खासे कांड कर चुका है। और ये सब मिलकर एसगार्ड के खिलाफ जंग भी छेड़ देते हैं। एंड हाँ, इस टाइम पे एसगार्ड का राजा था बाल्डर, जो कि थॉर का ही भाई था एंड गॉड ऑफ लाइट था। तो जहाँ पर एक तरफ ये सब हो रहा था तो तुम भी सोच रहे होगे कि थॉर कहाँ पर था, और इसका आंसर हमें कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में मिल जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है थॉर का ह्यूमन फॉर्म। तो कॉमिक्स में क्या होता है कि थॉर जब भी ह्यूमंस के बीच जाता है तो अपने ह्यूमन फॉर्म में जाता है एंड फिर जब वो वापस थॉर बनता है तो थॉर का वो ह्यूमन फॉर्म एक तरह से तुम ऐसा समझो कि गहरी नींद में सो जाता है। एंड यहाँ पर थॉर का ह्यूमन फॉर्म टोनी स्टार्क यानी कि अपने आयरन मैन का इलाज कर रहा होता है, जो कि फिलहाल दुनिया से छुपते हुए भाग रहा था और इसी सारी भसड़ में वो कोमा में चला गया था। पर अब थॉर का ह्यूमन फॉर्म उसको ठीक तो कर देता है, पर अभी उसको जगने में थोड़ा टाइम लगता। पर तभी थॉर को ये पता चलता है कि एसगार्ड पे अटैक हुआ है और इसीलिए फिर से वो अपने गॉडली फॉर्म यानी कि थॉर में ट्रांसफॉर्म होता है एंड एसगार्ड की तरफ जाने लगता है। पर जैसे ही वो एसगार्ड में पहुंचता है तो जैसा कंबाइंड अटैक वॉल्क्सवैगन पे किया गया था उससे भी कई गुना ज्यादा इंटेंसिटी का अटैक थॉर पे किया जाता है। एंड ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब से जो एक्सप्लोजन होता है तो मशरूम जैसा शेप बनता है, इस अटैक से भी डिट्टो वैसा ही शेप बन जाता है और इसी अटैक की वजह से थॉर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। एंड इससे पहले कि एंटी हीरोज थॉर को और ज्यादा बिगाड़ते, मारिया हिल वहाँ पे आते हैं और मिसाइल लॉन्चर से एक मिसाइल शूट करती है जिससे कि वो सारे एंटी हीरोज उससे दूर हो जाते हैं और फिर वो लगातार कुछ और मिसाइल शूट करती है जिससे कि उसको कुछ टाइम मिल जाता है थॉर को रेस्क्यू करने का। इसके अगले स्लाइड्स में हमें दिखाया जाता है एसगार्ड का बैटल, जहाँ पे हेंडल एरिस को बताता है कि एसगार्ड का राजा अभी भी बाल्डर ही है एंड ऑसबॉर्न ने उसको एसगार्ड के खिलाफ यूज करने के लिए उसको मैनिपुलेट किया है। बेसिकली स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें ये बात दिखाई जाती है कि ऑसबॉर्न एरिस को बताता है कि एसगार्ड का राजा अब लोकी बन चुका है और इसीलिए चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो सकती है एंड इससे पहले कि लोकी अर्थ पे अटैक करे वही लोग उस पर अटैक कर देंगे। और इन्हीं सारी बातों का असर एरिस पे ऐसा होता है कि वो मान जाता है एसगार्ड के खिलाफ अटैक करने के लिए। पर अब जब चूंकि एरिस को पता है कि हेंडल सब कुछ देख सकता है और वो झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए वो सीधे निकल जाता है ऑसबॉर्न को मारने के लिए। पर असली मौत का नंगा नाच यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले कि एरिस ऑसबॉर्न को कुछ भी कर सकता है वहाँ पे सेंट्री आता है और उसको लिटरली बीच से फाड़ के अलग कर देता है। और एक गॉड का ऐसी मौत मरना देख के वहाँ पे जितने भी एंटी हीरोज थे या फिर एसगार्ड के सोल्जर्स थे उनके लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। पर ये जितने भी बैटल्स हो रही थी इन सब का लाइव कवरेज हो रहा था टीवी पर, जिसको कि कुछ रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे थे एंड इसी के थ्रू अपने स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका को भी पता चलता है कि एसगार्ड पे अटैक हुआ है। और इसीलिए थॉर का एज अ गुड फ्रेंड होने के नाते वो जितने भी सुपर हीरोज उस टाइम पे प्रेजेंट थे उन सबको लेके पहुंच जाता है एसगार्ड में थॉर के एलाइज की हेल्प करने के लिए। और इन सुपर हीरोज में कुछ बड़े नाम भी थे जैसे कि स्पाइडरमैन, निक फ्यूरी, ल्यूक केज एंड और भी। तो कैप्टन इन सभी सुपर हीरोज को लेके एसगार्ड तो पहुंच जाता है, पर इवन ये लोग भी इतने ज्यादा काफी नहीं थे कि वो लोग सेंट्री को रोक सके, खास करके तब जब वो पूरे ब्लड लस्ट में आ गया था। लेकिन इन सुपर हीरोज के आने की वजह से सिचुएशन थोड़ी तो संभल ही जाती है। लेकिन ऑसबॉर्न को इन सारी चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव था थॉर को ढूंढना, क्योंकि उसको भी पता था कि अगर इस बैटल को कोई चेंज कर सकता है तो वो सिर्फ अपना थॉर ही है। इसीलिए वो अपने कुछ एंटी हीरोज को थॉर को ढूंढने के लिए भेजता है, जिसमें कि वो लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। पर अब थॉर डिसाइड करता है कि वो फाइट करेगा, इसीलिए एक थंडर स्ट्राइक करता है और उस टाइम पर जो दूसरा वोल्वरीन था वो कम्प्लीटली जल के काला पड़ जाता है। और इवन तो उसके पास काफी हाई हीलिंग फैक्टर था, तब भी वो इस अटैक से सर्वाइव नहीं कर पाता और हील नहीं हो पाता है। पर इससे पहले कि थॉर और ज्यादा अटैक करता हमें वो सीन देखने को मिलता है जिसके लिए तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि सेंट्री आता है और थॉर को अपने साथ लेके जाता है एंड यहाँ से फाइट स्टार्ट होती है थॉर और सेंट्री की।
सेंट्री, जहाँ पर दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा हैवी अटैक्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि थॉर की लाइटनिंग स्ट्राइक का सेंट्री पर असर नहीं हो रहा था, एंड इसलिए थॉर को भी ये बात समझ आ जाती है कि उसके नॉर्मल अटैक से सेंट्री को घंटा कुछ नहीं होने वाला, एंड दैट्स वो अपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक उसके ऊपर कर देता है। पर इसके बाद थॉर को समझ आता है कि उसने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस लेवल का डैमेज उसने सेंट्री को दिया था उसकी वजह से उसके अंदर का वॉइड बाहर आ जाता है और उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, एंड वॉइड के बाहर आते ही जितने भी सुपर हीरोज वहाँ पर प्रेजेंट थे, वॉइड उन सबकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, एंड उनकी पावर्स एब्जॉर्ब करके और ज्यादा पावरफुल होने लगता है। लेकिन इतनी सारी तबाही देख के लोकी को पछतावा होने लगता है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि बैटल इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। इसलिए वो मनी मन में ओडिन से हेल्प मांगता है, और इवन दो ओडिन मर चुका था तब भी वो लोकी की प्रेयर्स का आंसर करता है और वहाँ पे कुछ जो पत्थर पड़े थे उनको रून्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब अगर तुम्हें रून्स के बारे में नहीं बताया तो तुम अभी बस इतना समझो कि रून्स ऐसे मैजिकल स्टोन्स थे उस टाइम पर जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को भी एक गॉड लाइक पावर्स दे देते थे, एंड उनकी जो ओरिजिनल पावर्स होते थे उसको काफी गुना एम्पलीफाई कर देते थे। एंड लोकी इन्हीं रून्स का यूज करके बाकी सारे एवेंजर्स और थॉर को पावर देने लगता है, जिसकी वजह से वॉइड का अटैक्स का उन पे कुछ असर नहीं हो रहा था, बल्कि अब उन सुपर हीरोज का असर वॉइड पे बहुत ज्यादा हो रहा था, क्योंकि पहले तो वॉइड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, एंड उन सारे सुपर हीरोज का अटैक बिल्कुल ही बेअसर साबित हो रहा था उसके ऊपर। पर रून्स की पावर मिलते उनके नॉर्मल अटैक्स भी वॉइड को काफी डैमेज दे रहे थे। पर वॉइड को भी ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि उन सभी के पास कोई एक्सटर्नल पावर है, एंड तभी उसकी नजर पड़ती है लोकी पर और सीधे जाता और लोकी को खत्म कर देता है। एंड यही वो लिमिट थी जहाँ पे थॉर भी अपनी पावर्स को होल्ड बैक करना बिल्कुल बंद कर देता है, जिसके बाद वो बहुत बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक, लिटरली बहुत बड़ी लाइटनिंग स्ट्राइक उसके ऊपर करता है। एंड सेम टाइम पर टोनी भी एक हेली कैरियर को एक बुलेट बनाकर वॉइड पर दे मारता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और थॉर के लाइटनिंग स्ट्राइक और आयरन मैन की इस कंबाइंड अटैक से वॉइड वापस अपने ह्यूमन फॉर्म यानी बॉब रेनॉल्ड्स वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि बॉब रेनॉल्ड्स में। और तब बॉब सारे सुपर हीरोज से कहता है कि उसे मार दिया जाए, जहाँ पर थॉर पहले तो उसको मना करता है एंड कहता है कि उसको जिंदा रहकर अपने पापों का सजा काटना होगा। लेकिन तब वो देखते हैं कि वॉइड वापस से बाहर आना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इस बार थॉर भी ज्यादा टाइम नहीं लगाता और वो सीधे सेंट्री को मार देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को लेके पहुंचता है सन में और वहीं पे फेंक देता है ताकि वो कभी भी वापस से रीजनरेट ना कर पाए। और इसी के साथ में ये पूरी स्टोरी खत्म होती है। तो मैंने ऐसा कुछ करने का पहली बार ट्राई किया, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें फाइनल रिजल्ट अच्छा ना मिले, लेकिन यप मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो या फिर कोई ऐसी स्टोरी लाइन है जो तुम चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो तुम बेझिझक होकर कमेंट में बता देना, मैं जरूर कवर कर लूंगा। इससे भी अच्छी अच्छी लॉन्ग वीडियोस तुम मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, तो जाके एक बार जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बाय।